हेलो हाय एवरीवन। तो सभी लोगों को गुड इवनिंग, सभी लोगों को नमस्ते। बताइए कैसा है हालचाल और क्या कर रहे हैं आप लोग। आई होप अभी सब लोग जग ही रहे होंगे क्योंकि अभी ज़्यादा लेट नहीं हुआ है। थोड़ी व्यस्तता थी, इस वजह से वीडियो आपकी लेट में आ रही है। मैं कोशिश तो करती हूँ कि आपकी 9 o'clock से पहले मैं अपलोड कर दूँ, बट थोड़ा सा हो नहीं पाता है। और आपको भी पता है कि आजकल थोड़ा सा सीज़न कैसा चल ही रहा है, तो जो हेल्थ है वो उसमें बड़ा अप डाउन चल रहा है। तो अप्स एंड डाउन तो लाइफ में चलते ही रहते हैं, इसको हमें जो है बैलेंस करना होता है। फ़िलहाल तो आज मैं बता दूं कि आज हम लोगों के पास ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है क्योंकि उतना टाइम नहीं मिल पाया, तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस मैं ऐड नहीं कर पाई। लेकिन फिर भी कुछ हैं, कुछ मतलब 25 से 30 क्वेश्चन हैं इसमें, ठीक है। तो चलिए अब बिना किसी देर के हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। मुझे भी थोड़ा सा काम है, तो इस वजह से मुझे लगता है इधर 4-5 दिन हम मतलब जो नंबर ऑफ़ क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा नहीं रहेंगे। लेकिन ये है, मैंने क्या कहा, अगर मैंने कॉन्टीन्यूटी रखने के लिए आपको बोला है तो मैं भी पूरी कोशिश कर रही हूँ कि कॉन्टीन्यूटी रखूँ। हम 100 क्वेश्चन नहीं करेंगे, 80 क्वेश्चन नहीं करेंगे, 50 नहीं करेंगे, बट 20 तो करेंगे, 15 तो करेंगे, 30 तो करेंगे, है ना। तो ज़रूरी है कि हम कम से कम क्वेश्चन इस तरीके करते रहें, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा कि इलेक्ट्रॉनिक दृश्य श्रव्य माध्यम जो समक्रमिक आवाज़ के साथ चित्र प्रदान करता है किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो अब आपको पता ही है कि यहाँ ऑडियो और विजुअल एड्स की बात हो रही है, तो इसमें कौन सा वो है कि जिसमें पूछ रहा है कि सक्रमिक आवाज़ के साथ चित्र प्रदान करता है, यानी कि आवाज़ भी आती है और इसके बाद उसमें चित्र भी आता है। तो इसमें कौन सा आता है, बहुत आसान है, टेलीविज़न है आपका, ठीक है। फिर नेक्स्ट है टाइप 1 त्रुटि होती है जबकि नल यानी कि शून्य परिकल्पना असत्य है, सॉरी सत्य है और इसे अस्वीकार किया जाता है। एक सेकेंड। फिर है बी ऑप्शन है हमारा कि नल यानी कि शून्य जो प्राकल्पना है, प्राकल्पना या परिकल्पना दोनों सेम ही है, सत्य है और इसे स्वीकार किया जाता है। या फिर सी आपका पूछ रहा है कि शून्य प्राकल्पना असत्य है और इसे स्वीकार किया जाता है, या फिर शून्य प्राकल्पना असत्य है और इसे स्वीकार किया जाता है। बड़ा कन्फ्यूजिंग हो जाता है स्वीकार अस्वीकार। तो जो टाइप 1 एरर होती है आपकी, ये रिसर्च का क्वेश्चन है, तो जो टाइप 1 एरर होती है आपकी, उसमें टाइप 1 एरर कब मानी जाती है, जब आप क्या करते हैं कि जब आपकी जो शून्य परिकल्पना है वो सत्य रहे और आप इसको अस्वीकार कर दें। बात समझ गया आप। तो इस वजह से आपका टाइप 1 एरर ये होगा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, और जो टाइप 2 एरर कब होगी, जस्ट इसी का आपको उल्टा कर देना है कि जब शून्य परिकल्पना जो होगी वो असत्य होगी और आप उसको स्वीकार कर लेंगे, तब आपकी टाइप 2 एरर हो जाएगी, ओके। और ये टाइप 1 आपकी है कि जब शून्य परिकल्पना सत्य हो और आप इसे अस्वीकार कर दें, ठीक, रिजेक्ट कर दें आप उसको। फिर नेक्स्ट है कि भोजन के बिगड़ने या नष्ट होने के लिए कौन सा कारक उत्तरदायी नहीं है। नहीं वाला क्वेश्चन आ गया तो आपको तुरंत अपना ये देख लेना, नहीं। तो इसमें नहीं पूछ रहा है, तो क्या होगा, कीड़ों का आक्रमण या अनुपयुक्त ताप, इसके बाद है ऑक्सीजन और नमी का प्रभाव, या सूक्ष्म जीवों के द्वारा संदूषण न होना। तो नहीं पूछ रहा है, ठीक है। तो जो कीड़ों के आक्रमण से भी आपका खाद्य पदार्थ प्रदूषित मतलब जो संदूषित होगा। इसके बाद अनुयुक्त, अगर आप टेम्परेचर सही नहीं रहेगा तभी आपका भोजन बिगड़ सकता है। ऑक्सीजन और नमी का प्रभाव भी रहेगा अगर कम ज़्यादा, तो उससे भी भोजन बिगड़ सकता है। लेकिन जो सूक्ष्म जीवों के संदूषण का ना होना बात कर रहे हैं, तो इससे आपका जो भोजन बिगड़ना का उत्तरदायी कारक नहीं होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा कि भोज्य पदार्थों में से उपस्थित नमी को सुखाकर भोजन को संरक्षित करना डैश कहलाता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। हिमीकरण यानी कि आपका फ्रीजिंग, निर्जलीकरण यानी कि डिहाइड्रेशन, पकाना यानी कि कुकिंग, डिब्बाबंदी यानी कि जो आप कैनिंग के थ्रू पूरा डिब्बा बंद करके प्रोडक्ट आजकल दिया जाता है पैकिंग करके, ठीक है। इसमें जो आपका ऑप्शन हो जाएगा, जब नमी आप सुखा देंगे तो उसको बोलते हैं निर्जलीकरण यानी कि डिहाइड्रेशन, ओके। फिर है हमारा, तो मतलब बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है संसाधित खाद्य पदार्थों में पौष्टिक तत्वों की कमी को पूरा करने की विधि को डैश कहते हैं। देखिए, जब जो खाद्य पदार्थ होते हैं फूड प्रोडक्ट्स, उसमें जब प्रोसेसिंग करी जाती है तो उस समय कुछ पौष्टिक तत्व या कुछ न्यूट्रिशन होते हैं जो लॉस हो जाते हैं, तो उसके बाद क्या किया जाता है, उसमें अलग से उनको ऐड किया जाता है। जैसे मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताया था कि जब चावल की प्रोसेसिंग करी जाती है तो उसमें विटामिन B1 जो आपका थायमिन है वो काफ़ी मात्रा में लॉस हो जाता है। फिर क्या करते हैं कि अलग से विटामिन B चावल में ला करके मिलाते हैं, यानी कि विटामिन B की जो मात्रा है उसको इन्हेंस कराते हैं। तो इस प्रोसेस को, इस विधि को क्या कहते हैं, अनुकूलन कहते हैं, या फोर्टिफिकेशन कहते हैं, या प्रसंस्करण कहते हैं, या उपरोक्त सभी कहते हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा फोर्टिफिकेशन, ठीक है। अलग से मिलाते हैं पौष्टिक तत्वों की कमी को कंप्लीट करने के लिए, पूरा करने के लिए। नेक्स्ट है किसी पदार्थ की अम्लता व क्षारता को डैश कहते हैं। यहाँ पर एसिडिक जो होता है आपका, और इसके बाद एल्कलाइन चीज़ें होती हैं ना फूड प्रोडक्ट का, तो इसको क्या कहते हैं, जिन चीज़ में ये
इस तरह का मतलब जिससे हमें पता चलता है कि कौन सी चीज़ एल्कलाइन है और कौन सी चीज़ एसिडिक है। तो क्या होता है, खट्टापन एवं खारापन, एंजाइम एवं रसायन, पीएच अनुकूलता या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये जो अम्लता और क्षारता को बताते हैं उसको हम लोग बोलते हैं पीएच अनुकूलन। ठीक है, जब पीएच अगर किसी का जो है 7 पे होता है तो न्यूट्रल माना जाता है, और अगर 7 से नीचे है यानी कि 6, 5, 4, 3 इधर है तो उसको हम उस पदार्थ की जो पीएच होती है, उस पीएच वैल्यू होती है वो एसिडिक मानी जाती है। और अगर 7 से ऊपर है यानी कि 8, 9, 10 है ना, तो ऐसे को हम बोलते हैं कि खाद्य पदार्थ की जो पीएच वैल्यू है वो क्या है, एल्कलाइन है यानी कि क्षारीय है। तो ये आपका पीएच वैल्यू हो गया। फिर नेक्स्ट है, कच्ची खाद्य सामग्री को तैयार व अर्ध तैयार खाद्य पदार्थों में परिवर्तित करने की विधि डैश कहलाती है। क्या कहलाती है, खाद्य विज्ञान या फिर खाद्य विनिर्माण या खाद्य संसाधन या उपरोक्त सभी। तो जो कच्चा खाद्य पदार्थ है, खाद्य सामग्री है, उसको तैयार करते हैं या फिर उसको थोड़ा सा आधा तैयार करते हैं ना, तो उस पे परिवर्तित करने की जो विधि उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं फूड प्रोसेसिंग यानी कि खाद्य संसाधन। ठीक है, फिर है हमारा खाद्य पदार्थों को सूक्ष्म जीवों से सुरक्षा प्रदान करने की प्रचलित विधि है। कौन सी विधि है, निर्जीवीकरण है, हिमीकरण है, निर्जलीकरण है या उपरोक्त सभी है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, सभी है। देखो, हिमीकरण यानी कि फ्रीजिंग मेथड से भी जो है हम लोग खाद्य पदार्थ को स्टोर कर देते हैं, ठीक है, उससे भी बचता है। फिर है निर्जीवीकरण यानी कि जो उसमें बैक्टीरिया वगैरह होते हैं बिल्कुल उन सब चीज़ों को भी हटा दिया जाता है। ठीक, इसके बाद निर्जलीकरण यानी कि खाद्य पदार्थ का पानी हटा करके भी उनको क्या बोलते हैं, स्टोर कर लिया जाता है खाद्य पदार्थों को। ठीक है, तो खाद्य पदार्थों से सुरक्षा प्रदान करने की ये सारी विधियां हैं आपकी। ओके, नेक्स्ट है, सूक्ष्म जीवों की जैविक वृद्धि किन कारकों पर निर्भर करती है। तो किस पे करती है, अनुकूलन तापमान पर, मतलब एक डिजायरेबल टेम्परेचर होना चाहिए उनकी वृद्धि के लिए, हवा और नमी भी होनी चाहिए, पीएच अनुकूलता या फिर उपरोक्त सभी। तो ये जितने भी आपको तीनों कारक हैं ये सभी खाद्य पदार्थ की जो मतलब सूक्ष्म जीव होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये सभी चीज़ों पर निर्भर करते हैं, सभी कारकों पर आपका। तो आप खुद ही सोचो, इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ओके, फिर है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, लुई पास्चर द्वारा दूध को खट्टा होने से बचाने के लिए कौन से प्रक्रम का विकास किया गया था। लुई पास्चर की बात हो रही है। तो पास्चर से मैं आपको बता दूं, हम लोग पास्चुराइजेशन पढ़ते हैं, है ना, पास्चुरीकरण पढ़ते हैं जिसको हिंदी में पास्चुरीकरण बोलते हैं। तो वो पास्चुरीकरण जो नाम पड़ा था इन्हीं के नाम पर पड़ा था, क्योंकि इनका नाम था लुई पास्चर, तो इन्होंने अपने नाम के ही उस पर ये लुई पास्चर मतलब पास्चुरीकरण नाम दे दिया दूध में। ठीक है, जो हम लोग दूध को पास्चराइजेशन करते हैं दूध में, तो वही बात हो रही है। तो इसमें किसने मतलब किसका विकास किया था, ऑप्शन तो मैंने बता ही दिया, निर्जलीकरण बोलेंगे, खाद्य पदार्थों का प्रबलीकरण या पास्चुरीकरण या ठंडा करना। तो जाहिर सी बात है, अभी मैंने बता ही दिया आपको, इनके ही नाम पर जो है आपका ये पास्चुरीकरण नाम दिया गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्या है, किसी रोग के आहारी प्रबंधन के दौरान उपयोग में लाए जाने वाले खाद्य पदार्थों को क्या कहते हैं। आहारी प्रबंधन, अगर किसी को कोई बीमारी है, कोई डिजीज़ हो गई है, तो उसके डिजीज़ के लिए जब आप डाइट प्लान करते हैं तो उस दौरान जो आप खाद्य पदार्थ को उपयोग में लाते हैं, तो ऐसे खाद्य पदार्थ को क्या कहा जाता है, व्युत्पन्न खाद्य पदार्थ, कार्यमूलक खाद्य पदार्थ, संश्लेषित खाद्य पदार्थ या चिकित्सीय खाद्य पदार्थ। ठीक है, तो कार्यमूलक का मतलब फंक्शनल फूड। ठीक है, इसके बाद संश्लेषित मतलब जो चेंज करके बनाए जाते हैं, कुछ कुछ उसमें मिलाया जाता था, कुछ मतलब कुछ चीज़ें मिलाई जाती, कुछ चीज़ें हटाई जाती हैं। इसके बाद है डी आपका चिकित्सीय खाद्य पदार्थ। ठीक, तो चिकित्सीय ये जो आपका ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका चिकित्सीय खाद्य पदार्थ। इसको आप उपचारात्मक खाद्य पदार्थ भी बोल सकते हैं, यानी कि थेरेप्यूटिक फूड प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये जैसे रोग में जो आहार प्रबंधन किया जाता है उसको चिकित्सीय खाद्य पदार्थ बोलते हैं। अगर यहाँ पर उपचारात्मक खाद्य पदार्थ बोला जाता तब भी आप ऑप्शन में टिक कर सकते हैं, अगर कभी आपको मिल जाए तो। फिर असर्शन रीजन है थोड़ा सा, तो इसमें क्या है कि खाद्य उत्पादन वर्तमान काल का संभवतः सबसे बड़ा उत्पादन उद्योग है। मतलब जो फूड प्रोडक्शन है आजकल का, है ना, फूड प्रोडक्शन जो आजकल इतना बड़ा है, तो ये बता रहे हैं कि प्रेजेंट टाइम में संभवतः मतलब एक संभावना है कि ये सबसे बड़ा उत्पादन करने का उद्योग एक इस समय है। ठीक है, इसके बाद रीज़न दे रखा है, क्योंकि खाद्य उत्पादन के माध्यम से खाद्य उत्पादों को बड़ी जनसंख्या की मांग के अनुरूप बड़े पैमाने पर तैयार किया जाता है। तो इसमें बात यह है कि जो दोनों बातें दी गई वो दोनों बातें बिल्कुल करेक्ट हैं आपकी, ए वाली भी और आर वाली भी। क्यों, क्योंकि बात सही है कि बहुत बड़ा उद्योग है, और बहुत बड़ा उद्योग है तो क्या करते हैं, खाद्य उत्पादों को बड़ी जनसंख्या की मांग के अनुरूप। बात सही है, इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है तो हर किसी को तो कम से कम भूख तो सबकी शांत होनी चाहिए भाई, रोटी कपड़ा मकान भोजन ये सब तो सबका जो है सबकी बेसिक नीड्स है ना। तो अब लोगों की नीड पूरी करने के लिए प्रोडक्शन भी करना पड़ रहा है, कभी कभी तो बाहर से भी चीज़ें लेनी ही पड़ जाती हैं। और दूसरी चीज़ ये है, बड़ा उद्योग इसलिए है, आप देख रहे हैं कि दाल चावल सब्जी रोटी और सलाद और ये सब हरी सब्जियां खाने के अलावा भी ऐसे ऐसे खाद्य पदार्थ आ गए हैं कि जिनका तो आपने नाम ही नहीं सुना है। हम आप कभी देखते हैं तो हमें लगता है अच्छा ये भी है। तो
तो इस वजह से ये वाकई में बहुत बड़ा उद्योग है। आप कह सकते हो कि एक बहुत बड़ा मतलब कह सकते हैं क्रांति कह सकते हैं। तो इसमें जो आपका हो जाएगा वो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। मतलब किसका जो असर्शन दे रखा है वो भी सही और रीज़न जो बता रहे हैं वो भी सही है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 1810 में डैश ने कैनिंग की विधि विकसित की। तो 1810 ईस्वी में एक थे साइंटिस्ट, उन्होंने कैनिंग जो आपका मेथड होता है मैंने आपको बताया। तो उसमें क्या करते हैं, खाद्य पदार्थ को बिल्कुल स्टेरलाइज करके एक डिब्बे में अच्छे से पैक कर देते हैं, पूरा सील बंद कर देते हैं। फिर अगेन क्या करते हैं, उस डिब्बे को भी बहुत हाई टेम्परेचर पर और बहुत फोर्सफुली उसको क्या करते हैं, मतलब एक दबाव के साथ और बहुत हाई टेम्परेचर पे उसको स्टेरलाइज करते हैं। मतलब पहले डिब्बे, खाली डिब्बे को भी स्टेरलाइज करते हैं, उसमें जो फूड प्रोडक्ट भरते हैं और जो उसको सील करते हैं उस फूड प्रोडक्ट को भी स्टेरलाइज करते हैं, ताकि उसमें बिल्कुल भी कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी माइक्रोब्स के मतलब वृद्धि की कोई भी चांस ना बचे। इसके बाद जब उसको सील बंद कर देते हैं पूरा डिब्बे को अच्छे से, उसको जब अच्छे से सील बंद कर देते हैं तो उसके बाद फिर जो है क्या कहते हैं उसको, डिब्बे को भी सील बंद करने के बाद क्या करते हैं, उसको भी स्टेरलाइज करते हैं, ठीक है। तो स्टेरलाइज कर, ये विधि को हम लोग कैनिंग विधि बोलते हैं, ठीक है। एक सेकेंड, सॉरी थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया। हाँ, तो ये आपकी विधि हो गई। तो इसको किसने विकसित किया था, लुई पास्चर ने या नेपोलियन बोनापार्ट ने या निकोलस एपर्ट ने या हार्वे लेवेंस्टीन ने। तो इसको जो किया था निकोलस एपर्ट थे, है ना, इन्होंने कैनिंग विधि का आविष्कार किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश का तात्पर्य उस स्थिति से है जिसमें कोई खाद्य पदार्थ मानव उपभोग के लिए सुरक्षित ना हो। तो इसको क्या कहते हैं, सुखाना, खाद्य का संदूषण, खाद्य संसाधन या खाद्य संरक्षण। तो जाहिर सी बात है आप पढ़ के समझ गए होंगे, खाद्य का संदूषण तो मतलब फूड का जो क्या बोलते हैं इन्फेक्शन होता है या फूड टॉक्सिसिटी होती है, उससे तात्पर्य यही होता है कि उसको, उस फूड प्रोडक्ट को मानव जो है अगर यूज़ करेगा तो उसके लिए वो सेफ नहीं होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, हिमशीतित फ्रोजन मटर और सब्जियां, निर्जलित यानी कि डिहाइड्रेटेड मटर और सब्जियां तथा डिब्बाबंद फल निम्न में से किसके उदाहरण हैं। कहने का मतलब जो आपकी फ्रोजन मटर आती हैं, फ्रोजन सब्जियां आती हैं, इसके बाद कुछ डिहाइड्रेटेड मटर आती हैं सूखी वाली, और सब्जियां आती हैं, डिब्बाबंद फल आते हैं, ये सब जो चीज़ें हैं वो किसके उदाहरण हैं, ठीक है। न्यूनतम संसाधित खाद्य पदार्थ के, या संरक्षित खाद्य पदार्थ के, या विनिर्मित खाद्य पदार्थ के, या फॉर्मूलाबद्ध खाद्य पदार्थ के। इसमें मैं आपको बता दूं कि इसमें जो है ये आपका न्यूनतम संसाधित खाद्य पदार्थ के अंतर्गत ये सब आते हैं। जो फ्रोजन मटर होती है उसको देखिए, वो बिल्कुल सुखाया भी नहीं जाता है और उसको थोड़ा सा उसका पानी सुखा करके उसको फ्रीज कर दिया जाता है। सब्जियों के साथ भी यही किया जाता है, ठीक है। जो डिब्बाबंद फल होते हैं उनमें भी कुछ एंजाइम्स और कुछ चीज़ें मिला करके उनका पीएच कंट्रोल रखने के लिए उसको पैक करके रख दिया जाता है। तो वो क्या कहते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग नहीं की जाती है, थोड़ी सी करी जाती है और थोड़ा उसको ऐसे टेम्परेचर पर रखा जाता है कि इससे वो ख़राब ना हो, ठीक है। इस वजह से इसको न्यूनतम संसाधित खाद्य पदार्थ बोलेंगे। नेक्स्ट है हमारा, किसी रोग के आहारी प्रबंधन के दौरान, अच्छा सॉरी ये रिपीट हो गया क्वेश्चन। फिर है कि खमीरीकरण के लाभ हैं, लोहे की अधिक प्राप्ति होती है जब आप फर्मेंटेशन कर देते हैं किसी भी फूड प्रोडक्ट में, खाद्य पदार्थों का पौष्टिक मान बढ़ता है, पाचनशीलता को बढ़ाता है, या फिर डी यानी कि आपका उपरोक्त सभी। तो इसमें जो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा डी यानी कि उपरोक्त सभी, ओके। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें विचार करना है, असर्शन रीजन वाले हैं। होता क्या है कि अंडे की जर्दी में कह रहे हैं कि अंडे की जर्दी में लौह तत्व की पर्याप्त मात्रा होती है। दूसरा कह रहे हैं कि एक्सरे के दौरान थोड़ी मात्रा में इस्तेमाल की गई विकिरणें यानी कि रेस संभवतः विकसित होते भ्रूण के लिए हानिकारक नहीं होती है। पहले तो इन्होंने कहा कि जो अंडे के अंदर जर्दी होती है, योक होता है अंडे का, उसमें आयरन की मात्रा जो इनफ होती है, सफिशिएंट होती है एकदम, ठीक है। इसके बाद दूसरा कह रहे हैं कि जब कोई बच्चा होता है यूट्रस में, तो जब उसका एक्सरे वगैरह करवाया जाता है, बच्चा डेवलप हो रहा होता है पूरे 9 मंथ तक, तो उसका जब एक्सरे करवाया जाता है थोड़ी मात्रा में कह रही हूँ, तो जब उसका एक्सरे वगैरह होता है तो उस टाइम जो रेज पड़ती हैं बच्चे के ऊपर, वो बच्चे के लिए संभवतः बहुत ज़्यादा हानिकारक नहीं होती हैं अगर इसको एक्सरे को थोड़ी मात्रा में इस्तेमाल, मतलब बहुत अगेन एंड अगेन ना कराया जाए, 1-2 बार कराया जाए, तो बच्चे के लिए वो उतनी ज़्यादा हार्मफुल नहीं होती हैं। तो ये जो आपकी दोनों बातें हैं वो बिल्कुल करेक्ट हैं, इस वजह से हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा सी यानी कि दोनों बातें, ठीक है। फिर है कि कैरियालाइज एक विधि है जिसके द्वारा किया जाता है। ये कैरियालाइज का मतलब यहाँ कैरालाइज नहीं, ये कैरामलाइजेशन है, ठीक है, हिंदी में लिखा हुआ है। तो कैरामलाइजेशन एक विधि है जिसके द्वारा क्या किया जाता है, भोजन को छोटे छोटे क्यूब्स में काटा जाता है, मिश्रण को अच्छी तरह मिलाया जाता है, चीनी को धीमी आंच पर गर्म किया जाता है जब तक कि तेज भूरे रंग की ना हो जाए, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कैरामलाइजेशन का नाम सुनते ही आप समझ गए होंगे कि चीनी जो होती है उसको क्या करते हैं, धीरे धीरे गर्म करते हैं और वो भूरे रंग की हो जाती है, तो उसे को क्या बोलते हैं, कैरामल शुगर ऐसी बनाई जाती है, ठीक है। तो इसको कैरामलाइजेशन प्रोसेस बोलते हैं। नेक्स्ट है, क्या विचार करना है, दालों में अमीनो अम्ल
मिथियोनिन की कमी होती है और लाइसिन अधिक होते हैं, और अनाज में लाइसिन कम होता है। तो ये बात आपकी कौन सी सही है कौन सी गलत है, इस पर आपको देखना है। तो ये बात बिल्कुल देखिए जो पहली लिखी हुई है मैं आपको बता दूँ, हाँ ये जो होता है दाल में अमीनो मिथियोनिन की कमी होती है, ये बात बिल्कुल सही है। दाल में आपके मिथियोनिन कम मात्रा में पाया जाता है और लाइसिन सफिशिएंट मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। इसके बाद जो आपका अनाज होता है, अनाज में लाइसिन की कमी होती है, ठीक है। ये बात भी बिल्कुल सही है कि अनाज में लाइसिन की कमी होती है, क्योंकि अनाज में जो है मिथियोनिन ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। ये जो मिथियोनिन है ना, ये अनाज में पाया जाता है। तो लाइसिन आपका दालों में पाया जाने वाला जो है अमीनो अम्ल है, और जो मिथियोनिन है वो आपका अनाजों में पाया जाने वाला। तो इसमें भी आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि दोनों कथन जो है, दोनों स्टेटमेंट आपके बिल्कुल करेक्ट हैं। फिर नेक्स्ट है, निम्न में से कौन से खाद्य पदार्थों को संसाधित करने के कारण हैं। तो इसमें क्या कारण है, खाद्य पदार्थों की सेल्फ लाइफ बढ़ाई जा सकती है ताकि उन्हें बाद में भी प्रयोग किया जा सके, खाद्य पदार्थों का व्यावसायिक मूल्य बढ़ाया जा सके, खाद्य पदार्थों में उपस्थित अवांछनीय हानिकारक सामग्री को हटाया जा सके या उनको हटाने के लिए, या खाद्य पदार्थों में वांछनीय लाभदायक सामग्री को मिलाने के लिए। तो इसमें जो आपका ऑप्शन मैंने आगे दे रखा है, तो इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन होगा। चारों हमने पढ़ लिया, पहले हम यही पढ़ लेते हैं। तो आप देख रहे हैं इसमें चारों जो ऑप्शन होंगे वो करेक्ट होंगे, ठीक है, क्योंकि बात सही, उनको बाद में प्रयोग किया जा सके, इस वजह से फूड प्रोसेसिंग भी करी जाती है, उनका थोड़ा व्यावसायिक मूल्य भी बढ़ाया जा सके। भाई जब देखिए आपका जो फूड प्रोडक्ट रहेगा वो बिल्कुल सही मात्रा में और सही उसमें रहेगा, मतलब सही सिचुएशन में रहेगा, खराब नहीं रहेगा, बिल्कुल डिज़ायरेबल टेस्ट रहेगा, उसमें उसका टेक्सचर बढ़िया रहेगा, वो बढ़िया से सील बंद रहेगा, तो जाहिर सी बात है आपका, आप जितना मूल्य एक जो मतलब एक अफोर्डेबल या फिर जो एक सही प्राइस होगा वो जब आप रखेंगे तो वो आपको ज़रूर प्राप्त होगा, ठीक है। इसके बाद जो अवांछनीय हानिकारक पदार्थ होंगे उनको भी हटाने के लिए किया जाता है, और जो वांछनीय लाभदायक सामग्री आप मिलाना चाह रहे हैं उसमें मिलाने के लिए भी आपका फूड प्रोसेसिंग करी जाती है। इस वजह से हमारा ये चारों ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा, तो हम इसमें लगा देंगे डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, 1 2 3 4, ठीक है। फिर थोड़ा मैचिंग वाले हैं, अब क्वेश्चन आपके खत्म ही होने वाले, आज बहुत कम क्वेश्चन थे। फिर नेक्स्ट है हमारा, इसमें मैचिंग करनी है हमें, तो मैचिंग कर लेते हैं। मैचिंग में है निर्मित भोजन, ठीक है। तो निर्मित भोजन इसमें से आपका कौन सा है, लैक्टोज मुक्त दूध है, रोटी है, खाद्य उद्योग में उपयोग किए जाने वाले एंजाइम है, या पापड़ है। तो जो निर्मित भोजन है इसमें इन्होंने ये बताया कि पापड़ जो है आपका वो क्या है, निर्मित भोजन है, ठीक है। फिर हमारा है कि चिकित्सा भोजन कौन सा है, तो चिकित्सा भोजन यानी कि जो थोड़ा बीमारी वगैरह में यूज़ किया जाता है, तो ये आपका लैक्टोज मुक्त दूध हो जाएगा। जैसे जिन लोगों को लैक्टोज इंटॉलरेंस की प्रॉब्लम होती है, जैसे कहने का मतलब है कि दूध में लैक्टोज शर्करा होती है, तो किसी किसी को होता है कि दूध जो है उनको डाइजेस्ट नहीं होता है, क्यों, क्योंकि उनको लैक्टोज से मतलब उनके अंदर लैक्टोज इंटॉलरेंस होती है, लैक्टोज के जो इफेक्ट होता है उसको वो उनकी बॉडी टॉलरेट नहीं कर पाती, तो उनके बॉडी में कुछ मतलब गलत तरीके के रिएक्शन होने लग जाते हैं, तो वो लोग दूध को पचा नहीं पाते, ठीक है। इस वजह से चिकित्सीय भोजन में हमारा हो जाएगा लैक्टोज मुक्त दूध, कि मतलब ऐसा दूध दिया जाए जिसमें लैक्टोज हटा दिया गया हो। फिर तैयार भोजन, तैयार भोजन आपका क्या है, रोटी है, रोटी को आप तुरंत खा सकते हैं। सिंथेटिक भोजन, सिंथेटिक भोजन आपका ये हो गया, कहने का मतलब खाद्य उद्योग में उपयोग किए जाने वाले एंजाइम, ठीक है। तो इन एंजाइम्स को मिला करके सिंथेटिक फूड तैयार किए जाते हैं, ठीक। ये आपका ये मैचिंग हो गया। नेक्स्ट भी हमारा मैचिंग वाला है, पूछ रहे हैं न्यूनतम संसाधित खाद्य पदार्थ, इसके बाद अत्यधिक जोखिम वाले खाद्य पदार्थ, कार्यमूलक खाद्य पदार्थ, खाद्य व्युत्पन्न खाद्य पदार्थ, ठीक है। तो जो न्यूनतम संसाधित खाद्य पदार्थ आपके जिनमें ज़्यादा प्रोसेसिंग नहीं करी गई वो आपका हो जाएगा यही सामने वाला ही, कटे फल एवं सब्जियां, ठीक। फिर है अत्यधिक जोखिम वाले खाद्य पदार्थ, यानी कि यहाँ पर पेरिसेबल फूड की बात हो रही, ठीक है, जो जल्दी मतलब खराब हो जाते हैं, वो हो जाएगा आपका मांस और अंडा। मांस आप बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं रख सकते, ठीक। इसके बाद है कार्यमूलक खाद्य पदार्थ, तो कार्यमूलक मतलब कि फंक्शनल फूड की बात हो रही है। तो फंक्शनल फूड आपके होते हैं जो आपके प्रोबायोटिक आते हैं, लाइकोपिन आपका टमाटर वगैरह में, ठीक है, मतलब विटामिन और मिनरल्स वाले फूड को हम लोग जो है कार्यात्मक फंक्शनल फूड भी बोलते हैं, फंक्शनल प्लस आपके जो ये क्या बोलते हैं प्रोटेक्टिव फूड भी बोलते हैं, ठीक है। या आपके जितने भी एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, फाइटोकेमिकल्स वाले होते हैं, ठीक है, तो ये जितने भी फूड होते हैं उनको हम लोग फंक्शनल फूड के अंतर्गत रखते हैं उसको। फिर खाद्य व्युत्पन्न, तो खाद्य व्युत्पन्न का मतलब आपका हाइड्रोजनीकरण, ठीक है। हाइड्रोजनीकरण से वो होता है ना क्या बोलते हैं जो आपका उसको वानस्पति घी वगैरह होता है उससे बनाते हैं, तो उसके बारे में बात हो रही है, ठीक है। बस आज इतने ही क्वेश्चन थे, बहुत कम ही क्वेश्चन थे, इसके लिए मुझे बुरा भी लग रहा है थोड़ा सा। मैं क्या करूँ, मेरे पास थोड़ा समय कम है और थोड़ी सी तबीयत भी ठीक नहीं है, तो मैंने सोचा कि थोड़ा ही करा देती हूँ, कम से कम आप लोगों से थोड़ी बातचीत हो जाएगी और आप लोगों को भी कुछ मिल जाएगा। तो अभी तो देखिए कल परसों में थोड़ा सा भी और भी व्यस्तता है, तो शायद कल वीडियो ना आ पाए, बट मैं पूरी कोशिश करूँगी कि वीडियो कल तक आ जाए, कल आए मतलब आपकी एक वीडियो। तो चलिए फिर आप लोग पढ़ाई करते रहिए, आप लोग मत रुकिए, मैं भले रुक जाऊँ,
लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपको रुकने के लिए नहीं कहती हूँ तो मैं भी ना रुकूँ, ठीक है। क्योंकि मैं अगर मैं कॉन्टीन्यूटी बनाऊँगी तभी मैं आपको भी कॉन्टिन्यू रहने के लिए कह सकती हूँ, ठीक है। क्योंकि देखिए ये बात आपको पता ही है कि गांधी जी क्या कहते हैं, सामने वाले में जो आप परिवर्तन देखना चाहते हैं सबसे पहले वो परिवर्तन आप अपने अंदर लाइए, या वो क्वालिटी आप अपने अंदर ले आइए जो क्वालिटी आप सामने वाले को देना चाहते हैं या सामने वाले में देखना चाहते हैं। तो अगर मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग कंटिन्यू रहें और कंसिस्टेंसी और कंटिन्यूटी के साथ पढ़ाई करें, तो सबसे पहले तो मुझे कंसिस्टेंसी और कंटिन्यूटी लानी पड़ेगी। फिलहाल मैं कोशिश कर रही हूँ, तो और आप लोग भी ऐसे ही कोशिश करते रहिए। मैंने कहा है कि कोशिश आपके हाथ में है और वो आपने करनी ही करनी है, ठीक है। अगर आपको अपना कुछ चाहिए जो आप चाह रहे हैं, ठीक है। अब देखिए लाइफ कहते तो हम कहने को तो कह देते हैं कि मुझे तो अपने शर्तों पे लाइफ जीना अच्छा लगता है, लेकिन ये हम कहने को तो हम कह जाते हैं, बट अपनी शर्तों पे लाइफ जीना, उसके मतलब अपनी शर्तों पे लाइफ जीने के लिए ना बहुत चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो सबसे पहले तो आप अपनी शर्तों पे अगर जीना चाहते हैं तो आप वो सब कुछ करने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाइए, कमर कस लीजिए बिल्कुल कि हाँ ठीक है, हमें अगर अपनी शर्तों पे चाहिए तो हम वो सारी चीज़ें करेंगे जो भी चीज़ें हमारे सामने आएंगी। और अगर आप बिल्कुल सब करने के लिए तैयार हैं तो आई एम डाउन श्योर कि एकदम बिल्कुल आप कर पाएंगे, बिल्कुल जितना आप करना चाह रहे हैं वो आप बिल्कुल कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए और फिर हम मिलते हैं दूसरी वीडियो में और दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए। सभी लोगों को बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।